स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि और इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में हेमवती नंदन बहुगुणा का जीवन काफी ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में कई वरिष्ठ पदों पर तैनात रह चुके हैं। तो वहीं मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी 11 मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। त्रिवेंद्र सरकार में शामिल रहे सभी 7 मंत्रियों को तीरथ मंत्रिमंडल में वही विभाग दिए गए जो उनके पास पहले भी थे। तो वहीं तीरथ मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। उन्हीं 4 नए चेहरों में से एक नया चेहरा बंशीधर भगत का भी है, जिन्हें तीरथ मंत्रिमंडल में सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है। और इसी को लेकर न्यूज इंडिया उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से की खास बातचीत। तीरथ कैबिनेट में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। सबसे बड़ी बात मंत्रिमंडल विस्तार में जो हुई कि पुराने मंत्रियों को लगभग वही विभाग दिए गए और जो अहम विभाग सबसे ज़्यादा दिया गया, अगर बात की जाए सतपाल महाराज को भी वही पुराने विभाग दिए गए। मगर बंशीधर भगत जो कि अब तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, बतौर सहयोगी उनको अपनी कैबिनेट में लिया। और सबसे बड़ी बात संसदीय कार्य और इसके साथ साथ खाद्य पूर्ति विभाग, शहरी विकास, तमाम ऐसे विभागों से आपको नवाजा गया है, अहम जिम्मेदारी दी है। पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ मंत्रियों का साथ लिया जाएगा। एक ऐसा विभाग आपको फिर मिला है जो कि आप उत्तर प्रदेश के ज़माने से संभालते आ रहे हैं। संसदीय कार्य जैसी अहम जिम्मेदारियाँ हैं। किस तरह का आभार व्यक्त करेंगे तीरथ जी का, और अब किस तरह की प्रायोरिटीज़ आपकी होंगी? सबसे पहले तो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का और अमित शाह जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमको इधर सरकार में शामिल करने का आदेश दिया। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो विभाग दिए, खाद्य विभाग दिया, बहुत बड़ा विभाग है और मेरा अनुभव है पुराने उत्तर प्रदेश के समय में मैंने देखा है, उत्तराखंड बनने के बाद देखा है। शहरी विकास बड़ा विभाग है लेकिन मैंने पहले देखा नहीं है। आवास भी बड़ा विभाग है। सूचना एंड प्रौद्योगिकी दे रखा है। संसदीय कार्य एक संसद की मर्यादा के हिसाब से बहुत बड़ा विभाग है। तो एक बहुत अच्छा सम्मान दिया है। मैं तीरथ जी को धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ और जनता को ये आश्वस्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और जनता का काम करना मेरा प्रथम दृष्टि रहेगा, ऐसा मैं सबको कहना चाहता हूँ। भगत जी, अगर बात करें विधिवत रूप से आप एक पूजा के साथ विधानसभा में अपने कार्यालय में कदम रखेंगे। 20 तारीख के आसपास आज जानकारी मिल रही है कि आप वहां पर पूजा अर्चना के साथ बैठेंगे। एक अनौपचारिक बैठक भी हुई है। 6 महीने में तस्वीर बदलने की बात आप कह रहे हैं। किस तरह की तस्वीर बदलेंगे और कैसी चीज़ों को लेकर जनता को साध पाएंगे? देखिए, जिस विभाग में भी जो कमी है उसमें तेजी लाएंगे और कमियों को दूर करेंगे। अब हमारे सामने सबसे पहले मुद्दा है अभी गेहूं खरीद का। किसानों को गेहूं खरीद में बिल्कुल कतई भी विलंब न हो, खरीद भी हो और उसकी पेमेंट भी हो, ये प्राथमिकता से कराएंगे। बाकी विभागों को समझने के बाद करेंगे। 20 तारीख को हम 11 बजे कार्यालय में धूप बत्ती करके उसमें बैठेंगे और उसके बाद 12 बजे से खाद्य विभाग की मीटिंग रखी है। उसके बाद शहरी विकास आवास को बुलाएंगे तो उनकी मोटी मोटी बातों की जानकारी लेंगे। उसके बाद हम फिर हल्द्वानी जाएंगे, फिर होली के बाद आके फिर बातचीत करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी तक बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपका कांग्रेस से आमना सामना हो रहा था। पूरी तरीके से 1 साल बहुत तूफानी दौरे भी आपने किए, मगर अब एक बार फिर आपके चिर परिचित, अगर राजनीतिक विरोधी कहें, डॉक्टर इंदिरा हृदय नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, अब आपका सामना उनसे होगा और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप सरकार का बचाव करते दिखेंगे। रोमांचक तकरार दिखेगी ये विधानसभा में? निश्चित रूप से विपक्ष का काम हम पर आरोप लगाना है या कमियों को उजागर करना है और हमारा काम जो गलतफहमी उनको हो गई है उन गलतफहमियों को दूर करना है। सौहार्दपूर्ण हृदय से हम पूरी तरीके से सबका सम्मान करते हुए संसद को, विधानसभा को चलाएंगे। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। तो आप थे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, आपका साफ कहना है कि समयबद्ध तरीके से अपने विभागों की समीक्षा करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। 20 तारीख को अपने कार्यालय से इसका आगाज करेंगे। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून। आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर दिन मंत्री, विधायक, जनता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री से रामनगर विधायक दीवान बिष्ट, लाल कुआं विधायक नवीन दुमका और पूर्व दत्यावधारी सुरेश परिहार ने मुलाकात कर एक अहम प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। सचिवालय में चतुर्थल से मिलकर एक अहम प्रस्ताव के साथ 2 विधायक और एक दायित्वधारी आए हैं। अभी सीएम तीरथ सिंह रावत से मिले हैं। रामनगर के विधायक हैं दीवान बिष्ट जी, लालकुआं के विधायक हैं नवीन दुमका जी और अभी सुरेश परिहार जी जो निवर्तमान सरकार में दायित्वधारी थे। सीधे बात करते हैं, क्या अहम सब्जेक्ट रखा है आपसे अगर बात करेंगे। दुमका जी, अभी आप लोग सचिव की उपस्थिति में सीएम साहब से एक प्रस्ताव रखकर आए हैं, क्या वो प्रस्ताव है और इसका क्या लाभ होना है? हमारा जो तीनों लोग हैं, ये जो चेयरमैन हैं वन निगम के और दोनों विधायक, हमारा क्षेत्र खनन से प्रभावित क्षेत्र है। कोसी, डाबरा और नंदौर का जो खनन की पिछली मात्रा थी वो समाप्त हो गई। चूँकि हम लोगों को भी लगता था और शासन को भी लगा कि मात्रा बढ़नी चाहिए, उसका एक टेक्निकल परीक्षण हुआ और परीक्षण के बाद फाइल जो है शासन में आई हुई थी, मात्रा बढ़नी चाहिए। उस पर सचिव खनन सुधांशु साहब भी सहमत हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने भी सहमति दे दी है और हम लोग इसी के मुख्य विषय हमारा यही था कि वहाँ की खनन की मात्रा बढ़नी चाहिए। दूसरा विषय जो गौला नदी का खनन है उसमें कुछ विसंगतियाँ आ गई थी और विसंगतियाँ आने से स्टोन क्रेशर के मालिकों ने स्टोन क्रेशर बंद कर दी थी, जिनको हम सब लोगों के आग्रह पर उन्होंने प्रारंभ किया। हमने उनसे वादा किया था कि आपकी विसंगति शासन पर हम लोग दूर करेंगे। आज उसमें विस्तार से बातचीत हुई है। कुछ बातचीत सचिव खनन सुधांशु जी से कल सुबह होगी और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जितना रिलैक्स हो सकेगा, शिथिलता हो सकेगी करके इस उद्योग को, खनन उद्योग को और रोजगार को ठीक करेंगे, बढ़ाएंगे। खनन उद्योग को ठीक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट विभागों का वितरण हुआ है उसमें खनन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पास रखा है। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार जी हमारे साथ हैं। सुरेश परिहार जी, एक लंबा काम किया, एक बैलेंस शीट को बड़ा आपने फायदे में लाया। मौजूदा समय में 2 विधायकों के साथ एक अहम बैठक से आप आ रहे हैं जिसमें कोसी, दाबका, नंदौर और गोला को लेकर आपने प्रस्ताव दिए हैं। कितना फर्क आएगा अगर इस प्रस्ताव पर सीएम साहब अपनी मोहर लगा देते हैं और ये फैसला धरातल पर आता है? तो ये अगर इस फैसले पे मोहर लगती है तो राजस्व में मैं समझता हूँ कि वर्तमान राजस्व से 30% राजस्व की वृद्धि मिनिमम, मेरा जो अपना आकलन है वो होना सुनिश्चित है और इसमें कोई शक भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझ लिया है और शायद 1 या 2 दिन में उस पर निर्देश जारी हो जाएंगे। 1 या 2 दिन में इस पर निर्देश जारी हो जाएंगे। हालांकि जो लालकुआं से विधायक हैं, गोला नदी वहीं से जाता है, नंदौर, कोसी, दाबका का भी रिश्ता है, मगर रामनगर भी जो है वो इस एरिया को टच करता है और बड़ा जो रोजगार है वो रामनगर वासियों को भी मिलता है। हमारे साथ रामनगर के विधायक हैं दीवान सिंह बिष्ट जी। दीवान जी, 2 लोग और आप लोग सचिव के साथ बैठकर आ रहे हैं। खनन को लेकर लंबे समय चीज़ें प्रायोरिटी पर रहती हैं, कुछ तकनीकी चीज़ें थी जिनका आज अब सुधार आप देकर आए हैं। कितना असर रामनगर वासियों को भी मिलेगा और प्रदेश वासियों को मिलेगा? जैसा दुमका जी ने भी कहा कि जो खनन है वो एक हमारी रीढ़ की हड्डी है विकास के रूप में, रोजगार के रूप में, विकास के रूप में। आज हजारों डंपर खनन बंद होने के कारण भुखमरी के कगार पे हैं। जो मजदूर है, हजारों मजदूर है भुखमरी के कारण। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको करेंगे और जो मैं सोचता हूँ कि ये तुरंत ही 2-1 दिन में ये कार्य हो जाएगा। तो पूरी तरीके से आप देख रहे थे कि कोसी, दाबका, नंदौर और गोला को लेकर साफ तौर पर 2 विधायक और खुद उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष जो हैं मिलकर आए हैं, मात्रा बढ़ाने की बात कर आए हैं, तकनीकी कई चीज़ों पर और प्रस्ताव देकर आए हैं। सचिव की उपस्थिति में खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह बैठक ली है और ये माना जा रहा है कि शासन इस पर 102 दिन में कोई अहम निर्णय ले सकता है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं प्रदेश सरकार के कार्यकाल को कल 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 साल में कोई काम नहीं किए। प्रदेश सरकार ने केवल उन योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया जिन योजनाओं को तत्कालीन कांग्रेस सरकार जनहित के लिए लेकर आई थी। सरकार ने 4 साल में वो सब काम किए जो कांग्रेस ने 5 साल में किए थे, उनको आगे बढ़ाने से उनको रोका है
और बिल्कुल जाम कर दिए, बल्कि उसमें से बहुत सारे कामों को रोका ही नहीं, समाप्त कर दिया। तो ये इनकी उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है। बाकी उपलब्धि कुछ नहीं है। 4 साल से पहले ही इन्होंने एक मुख्यमंत्री दे दिया। एक मुख्यमंत्री की लिस्ट में एक नाम और जो है हमारे जनपद का हो गया। भाई यही इनकी जो है मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से सफलता है और उपलब्धि है। सरकार ने अधिवक्ता गोपाल के वर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया है। 10 साल से खाली पद पर गोपाल के वर्मा को अपर स्थायी अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया और नियुक्ति के बाद उनके साथी अधिवक्ताओं ने उनको बधाई दी। सरकार ने मुझ पर जो है बड़ा फेथ जताते हुए मैं यहाँ पर पहले स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर कार्य कर रहा था और मुझे प्रमोशन देते हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर मेरी तैनाती की है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं उनमें किसी भी तरीके से की कोई कमी नहीं रहेगी और उत्तर प्रदेश सरकार के हितों का यहाँ पर मैं पूरा ख्याल रखूँगा। और तो पौड़ी में जिला पंचायत की अपनी पार्किंग होने के बावजूद 1 माह से उस पर ताले लटके हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों की गाड़ियां खुलेआम सड़क पर पार्क होने से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही है। हैरत की बात तो यह है कि जिला पंचायत ने अपनी पार्किंग तो बनाई लेकिन उसे निजी व्यक्ति को सौंप दिया। तो वही जिला पंचायत अध्यक्ष इस मामले का पता न होने की बात कह रहे हैं। हमारी बैठकें होती है, जब सदन चलता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पार्किंग की समस्या होती है। और अब जब हमारा सदन जो चलेगा उसमें हम अध्यक्ष जी से ये मांग करेंगे कि जो पार्किंग है हमारी जिला पंचायत की वो कम से कम अधिकारी कर्मचारियों के लिए, और जिस बिल्डिंग में हमारी जिला पंचायत की जो बिल्डिंग है, इस बारे में मुझे अभी मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो हम तो डायरेक्टली अपने ऑफिस में जाते हैं। मुझे नहीं मालूम होता कि हमारी गाड़ी पार्किंग में है या नहीं है। दिखवा लूँगी, इस बारे में मैं जानकारी लूँगी और गाड़ियों को भी व्यवस्था देख लूँगी कि कहाँ पे रही है कहाँ पे नहीं। और पार्किंग बना रखी है, इसीलिए हमने पार्किंग बना रखी है। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में जंगली हाथी घुसने की घटना के बाद वन विभाग अब सतर्क हो चला है। वन विभाग के मुखिया राजीव भरतरी ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया और कई जगह गांव में जाकर भी पीसीसीएफ ने ग्रामीणों से बातचीत की। डिवीज़न लेवल पे जो है 16 टीम बनाई गई हैं और 4 रेंज लेवल पीआरटी और 1 डिवीज़न लेवल आरआरटी है। और तो इनके द्वारा चौकसी की जाएगी। और ये तैयारी जो है विभाग में पिछले 1.5 वर्ष से चल रही थी और अब जो है विभाग इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि ये हाथी ने वहाँ पे प्रवेश किया और जो कि उसका सामान्य स्थान नहीं था, लेकिन फिर जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम थी उसने तुरंत मौके पे जाकर के उसको वापस दी। तो वहीं खटीमा में इंडो नेपाल बॉर्डर के नेपाल नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण करने का एक मामला सामने आया है। तो वहीं विवाद बढ़ने के बाद भारतीय प्रशासन ने नेपाल प्रशासन से अतिक्रमण करने पर नाराजगी जाहिर की, जिसके चलते ब्रह्मदेव मंडी नेपाल से लगे नो मैंस लैंड में नेपाल की ओर से पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई का काम प्रशासन ने रुकवा दिया और इस दौरान नेपाल प्रशासन ने भारतीय मीडिया को कवरेज भी नहीं करने दिया। तो वही भारतीय प्रशासन से नेपाल के अधिकारियों ने 2 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा और भारतीय प्रशासन नेपाल द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। मौजूद वो खो चुका है। तो इस वजह से ये पहले नेपाल प्रशासन से एक सहमति बनी थी कि वहाँ पर जो यथास्थिति है, जो स्टेटस को है, उसे मेंटेन रखा जाएगा। लेकिन एसएसबी की सूचना पे आज एसएसबी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में वहाँ पर हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें हमने पाया कि वहाँ पर कुछ अतिक्रमण बढ़ा है। तो इस संबंध में नेपाल प्रशासन से भी बात हुई है और उनको स्ट्रिक्टली ये बोल दिया गया है कि आपको ये हटाना है और नेपाल प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 1-2 दिन में जो अतिक्रमण हुआ है उसे हटा लेंगे। तो वही पर्यटन विभाग ने मिनी नैनीताल कहे जाने वाले श्यामला ताल को संवारने की कवायद अब शुरू कर दी है। चंपावत के सुखीढांग में बसे बेहद खूबसूरत श्यामला ताल अभी तक पर्यटकों की नजर से दूर है। झील के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग ने शासन को 29 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। डीपीआर फाइल होने के साथ ही जल्द झील संरक्षण के साथ कई योजनाएं धरातल पर आने में है। उम्मीद है कि श्यामला ताल भी पर्यटकों से अब गुलजार हो सकेगा।
ने अभी एक प्रारंभिक आंगन बनाए हैं ताकि झील का संरक्षण हो सके और वहाँ पर टूरिज्म गतिविधियाँ चालू हो सके। तो उसके लिए अभी जो एस्टीमेट का एक लगभग 29 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे हेडक्वार्टर को भेजा गया है। अगर वहाँ से स्वीकृति मिलती है तो फिर हम उसके एस्टीमेट्स बना के DPR बना करके उसको आगे अप्रूवल के लिए भेज देंगे। तो फिलहाल जो है एक प्रारंभिक आंगनों की कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर गतिमान है। उत्तराखंड के मनरेगा कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक विचार करे। आज के डेट में ऐसा लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश धरना प्रदर्शन का प्रदेश बन गया है और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि समय रहते हुए जो विकास कार्य ठप हुए हैं या होने वाले हैं आगे टाइम पे तो वो ना रुकें, चलते रहें। हम सरकार से कंधा मिलाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो एक हाथ अपना भी बढ़ाए ताकि हम उनके साथ। अभी तो हमारा कल ही आंदोलन की शुरुआत हुई है और अभी इससे भी मुलाकात का दौर नहीं चला। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तो थोड़ी सी एक शिष्टाचार भेंट थी। हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी उनसे, एक उनको शुभकामनाएं दी कि आप प्रदेश के नए मुखिया बने, तो आपको बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में आवासीय नक्शा पास कर होटल निर्माण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण और सरकार सहित 7 होटल मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। अजीत कुमार चौहान ने इस विषय पे एक याचिका दायर की है कि कैसे HRDA और सरकार के नाक के तले भूमाफिया लोग हरिद्वार की आवासीय कॉलोनियों में प्लॉट लेकर पहले उसमें जो है HRDA से नक्शा पास करा लेते हैं आवासीय, और उसके बाद उस पर कॉमर्शियल निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जिसकी उसने अनेकों बार शिकायत की। HRDA में सील लगी, सील होने के बावजूद भी HRDA के अधिकारियों ने उन लोगों को काम करने दिया। वो 2019 में जिन आवासीय निर्माणों का जो है भूमाफियाओं ने आरंभ किया था, वो आज की तारीख में 7 होटलों में परिवर्तित हो गए और ये स्थान है हरिद्वार में गायत्री विहार भूपतवाला हरिद्वार के पास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।